नमस्कार दोस्तों। देखिए, दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना में कितना बड़ा राजनीतिक डेवलपमेंट चल रहा है, इसकी किसी को खबर ही नहीं है। वहाँ पर सत्ताधारी तेलंगाना राष्ट्र समिति के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के खिलाफ बगावत के पूरे पूरे आसार बन गए हैं। सारा घटनाक्रम कुछ इस तरह का चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में 1 या 2 साल में वहाँ पर टीआरएस के खिलाफ एक बड़ा विरोधी धड़ा तैयार होने जा रहा है। और इस पूरे विरोधी धड़े का जो घटनाक्रम अभी तक चला है, उसके लिहाज से ये भी लग रहा है कि इसमें बीजेपी वहाँ पर फ़ायदा उठा सकती है, जो कि दक्षिण भारत के राज्यों में अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। तेलंगाना में पिछले दिनों जब हैदराबाद के उसके चुनाव हुए थे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, तो उसमें बीजेपी ने पूरा जोर लगाया था, अच्छी खासी सीटें जीतने में सफलता हासिल की थी। और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, इन सब राज्यों में अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए बीजेपी लगातार कोशिश करती ही रहती है। अभी फ़िलहाल वहाँ पर बीजेपी के केवल 2 विधायक हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी की कोशिश ये है कि वहाँ पर कुछ ऐसा किया जाए जिस तरह का चमत्कार पश्चिम बंगाल में किया गया। बीजेपी जहाँ 2-3 विधायकों से एकदम ही 75 विधायकों पर पहुँच गई। कुछ ऐसी ही कोशिश करने की चल रही है तेलंगाना में, और इसके लिए अवसर बना दिया है खुद वहाँ के मुख्यमंत्री केसीआर ने। देखिए, हुआ क्या है उसका स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, और फिर आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से बीजेपी को तेलंगाना में अपना शुभेंदु अधिकारी मिलने जा रहा है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के दम पर कैंपेन चलाया बीजेपी ने और अच्छी खासी सफलता हासिल की, उसी तरीके से वहाँ पर भी कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं बीजेपी को कि तेलंगाना में उसकी प्रेजेंस मजबूत हो सकती है। देखिए, हुआ क्या है, ये घटनाक्रम मई महीने के पहले हफ्ते में हुआ, और तेलंगाना के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री थे ई राजेंद्र। उनको उनके पद से के चंद्रशेखर राव ने हटा दिया। क्यों हटा दिया? इसलिए हटा दिया कि उन पर ये आरोप था कि मेडक ज़िला है, मेडक ज़िले में उन्होंने मुर्गी पालन उद्योग के लिए 100 एकड़ ज़मीन पर जबरन कब्जा कर लिया है। और अछमपेट और हाकिमपेट नाम के जो गांव के लोग हैं, उन्होंने राजेंद्र के खिलाफ़ शिकायत की थी कि इन्होंने हमारी ज़मीन कब्जाई है। और इस मामले को लेकर वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जांच करानी शुरू कर दी थी के चंद्रशेखर राव ने, और उस जांच के आधार पर ही वहाँ से उन्होंने राजेंद्र को उनके पद से हटा दिया और सारे डिपार्टमेंट अपने पास ले लिए। अब इससे हुआ क्या, राजेंद्र कोर्ट चले गए। राजेंद्र ने कोर्ट के सामने कहा कि ये जो भी जांच हुई है ये बिल्कुल गलत है और जल्दबाजी में तैयार की गई है, इसलिए इस जांच को बिल्कुल ना माना जाए। और हाई कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी। और इसके अलावा जो जांच थी, जो जांच डीएम द्वारा जल्दबाजी में तैयार की गई थी, उसे हाई कोर्ट ने ये मान लिया कि ये जांच बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं की गई है और जांच दोबारा होनी चाहिए। अब यहाँ पर केसीआर घिर गए हैं। अपने मंत्री के खिलाफ जो अभियान वो चला रहे थे, जो उनकी आपस में खींचतान चल रही थी, वो अब कोर्ट ने होल्ड कर दी। अब हो क्या रहा है, दरअसल राजेंद्र 6 बार के एमएलए हैं, पुराने दिग्गज नेता हैं। जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, उसी समय से एमएलए रहते आए हैं। बैकवर्ड क्लास के नेता हैं, लोगों में बढ़िया पकड़ है, लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनके प्रति ज़ोरदार समर्थन है। और राजेंद्र ये कह रहे हैं कि मैं अब इस पूरे अभियान के लिए केसीआर के ख़िलाफ़ एक मूवमेंट चलाऊंगा। और ये भी बताया जा रहा है कि इसमें उन्हें बीजेपी का साथ मिलने जा रहा है। आपको पता ही होगा, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं जी कृष्ण रेड्डी, वो दक्षिण भारत से ही आते हैं, और उन्हीं के माध्यम से राजेंद्र ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से संपर्क किया है और उन्हें वादा किया गया है कि आप अगर बीजेपी में शामिल होंगे, आपको सम्मानजनक जगह दी जाएगी पार्टी में, और इसके अलावा आप अगर विधायक के पद से इस्तीफ़ा देते हैं तो आपको बीजेपी के टिकट से लड़ने की वहाँ पर छूट दी जाएगी। आपको बता दूं कि अभी चुनाव होने में तेलंगाना में समय है, वहाँ दिसंबर 2023 में विधानसभा चुनाव होंगे। तो अगर ऐसी स्थिति में राजेंद्र इस्तीफ़ा देते हैं
तो निश्चित रूप से उपचुनाव होगा और उपचुनाव में उनका जीतना बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये भी सुनने में आ रहा है कि राजेंद्र के साथ साथ कुछ सांसद, कुछ विधायक, कुछ जिला परिषद के सदस्य, ये लोग भी बीजेपी में जाने वाले हैं और सेम सीन वही बनने जा रहा है जो सीन बना था पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के आने के बाद। तेलंगाना के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि तेलंगाना का जब गठन हुआ था 2014 में, तो उस समय आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था और इसके लिए तेलंगाना के लिए जो लड़ाई लड़ी थी वहाँ के पॉलिटिकल दलों ने, उसमें जो तेलंगाना का एक संयुक्त मूवमेंट बना था जिसे TJAC कहते हैं, तेलंगाना पॉलिटिकल जॉइंट एक्शन कमेटी, वो बनी थी और उसी के बाद सारा कुछ घटनाक्रम चला था। उसी का फ़ायदा उठाकर तेलंगाना राष्ट्र समिति के नाम से एक पार्टी बनाई थी KCR ने और यहाँ की सत्ता पर काबिज हो गए थे और 2014 से आज तक वो चीफ़ मिनिस्टर हैं। तेलंगाना जब से बना है KCR ही वहाँ के चीफ़ मिनिस्टर हैं और शानदार सफलताएं उनके नाम दर्ज हैं। अब हो क्या रहा है कि जो TJAC बनी थी, तेलंगाना पॉलिटिकल जॉइंट एक्शन कमेटी, उसके चेयरमैन हैं M कोंडद्रम और पूर्व लोकसभा सांसद हैं KV रेड्डी। इन लोगों ने राजेंद्र के प्रति अपना समर्थन जता दिया है। इन लोगों ने कहा है कि अब जो लोग तेलंगाना की लड़ाई में शामिल थे, उन लोगों के खिलाफ, उन लोगों को ख़त्म करने के लिए KCR प्रतिशोध की राजनीति कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि तेलंगाना को राज्य को बनाने के नाम पर जितने भी राजनीतिक दल हैं या जितने भी संगठन थे, उन सब के नेता वो खुद KCR बन जाएं और लोगों के बीच ये मैसेज चला जाए कि तेलंगाना की लड़ाई KCR ने ही लड़ी थी और KCR के अलावा तेलंगाना का कोई अस्तित्व नहीं है। कोंडरम ने ये कहा है कि वो इस समय KCR बेलगाम हो गए हैं, उनके खिलाफ एक मोर्चे की, संयुक्त मोर्चे की ज़रूरत है और इसके लिए हम यूनाइटेड प्लेटफार्म बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो सरकार है यहाँ की तेलंगाना की TRS की, वो कोविड के काल में हेल्थ केयर के लिए सब जगह फेल हो रही है बुरी तरीके से और इस सरकार के ख़िलाफ़ अगर कोई मोर्चा बनता है तो हम सब लोग उसका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। इन सब लोगों ने, कोंडरम ने और KV रेड्डी ने राजेंद्र के प्रति समर्थन जताया है और वो ये सब जानते हैं कि राजेंद्र की बात बीजेपी से चल रही है। इसके बावजूद भी सबने उनके प्रति समर्थन जताया है और कहा है कि KCR के ख़िलाफ़ कोई भी मूवमेंट यहाँ तैयार होता है तो हम सब लोग उसमें साथ खड़े होंगे। दरअसल तेलंगाना का जो राजनीतिक ढांचा है उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँगा कि तेलंगाना जो है ये जून 2014 में पहली बार यहाँ की सरकार अलग से बनी थी। आपको ही पता होगा कि 2014 में यहाँ पहली बार जब इलेक्शन हुए थे तो इलेक्शन दूसरे ही ढांचे में हुए थे। आपको मैं बता दूं कि KCR यहाँ पर 2 जून 2014 से CM है और पिछले विधानसभा चुनाव यहाँ 7 दिसंबर 2018 को हुए थे और कुल तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से TRS ने 104 जीती थी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 7 जीती थी, कांग्रेस ने 6 जीती थी और 2 सीटें बीजेपी के हिस्से में आई थी। अब अगले चुनाव वहाँ दिसंबर 2023 में होने की संभावना है। और जब 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो यहाँ पर कांग्रेस और चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है TDP, जो कभी आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, और CPI, इन तीनों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया था। बीजेपी उसमें नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें कोई सफलता हासिल नहीं हुई थी। जब तेलंगाना का गठन हुआ था 2014 में तो यहाँ पर संयुक्त चुनाव हुआ था। संयुक्त चुनाव कैसे हुआ था मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर टोटल 294 सीटें हुआ करती थी और ये तय किया गया कि इनमें से जो तेलंगाना का रीजन है 119 सीटें वहाँ दे दी गई और 175 सीटें बन गई आंध्र प्रदेश की। दोनों का संयुक्त रूप से चुनाव हुआ था और तेलुगु देशम पार्टी जो थी N चंद्रबाबू नायडू की, उसने 175 सीटें जो आंध्र प्रदेश की थी उसमें से 117 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी और वहाँ पर YSR कांग्रेस जो जगन मोहन रेड्डी की थी उसे 70 सीटें मिली थी। इस तरीके से ये पूरा सीन बनकर आंध्र प्रदेश का तैयार हुआ और तेलंगाना में KCR की पार्टी ने 63 सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाई थी। ये सीन बना था 2014 में और जब उसके बाद
2018 में वहाँ पर इलेक्शन हुआ, तेलंगाना का अलग से जब इलेक्शन हुआ, सारा का सारा सीन बदल गया और उन्होंने 104 सीटें जीतकर 119 में से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ अपनी सरकार बना ली थी। दूसरी ओर 2019 में चुनाव हुआ था आंध्र प्रदेश का, और आंध्र प्रदेश का जब चुनाव हुआ तो वहाँ पर वाईएसआर कांग्रेस ने टीडीपी को हरा दिया और वाईएसआर कांग्रेस ने 175 में से 151 सीटें जीतकर सरकार बना ली आंध्र प्रदेश में, जो कि जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व में अभी भी चल रही है। तो बड़े विकट परिस्थिति है। दोनों ही स्टेट्स में बीजेपी की कोई खास प्रेजेंस नहीं है, लेकिन जिस तरह के हालात तेलंगाना में इस समय बनते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी के लिए तेलंगाना में बढ़िया चांसेस बनेंगे। और केसीआर जो कि लगातार अगर 2023 तक की बात करूं, लगातार 9 साल तक वो चीफ मिनिस्टर रह चुके होंगे, तो उनके खिलाफ निश्चित रूप से एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम करेगा और उसमें बीजेपी को अवसर बढ़िया मिल सकता है। फिलहाल हम तेलंगाना के घटनाक्रम पर नज़र बनाए रखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उन्हें शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि हमारा जो चैनल है इस पर हम रोज़ाना रात 10 बजे एक कार्यक्रम करते हैं जिसे कहते हैं हम आज रात का शो। उसमें सभी आप लोग मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, हम लोग बात कर सकते हैं, देश भर की खबरों पर हम चर्चा करते हैं, मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं, उसमें भी आप भाग ले सकते हैं। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं, तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।